हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे एम के सर स्टडी चैनल में। तो देखिए, चैनल का नाम तो चेंज हो गया है लेकिन स्टडी वही रहेगी आपका, ठीक ना। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, हर चीज़ वही रहेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में, यानी कि ये वीडियो जो होगी 50 से 60 मिनट की या फिर 1 घंटे की, 50 या 1 घंटे की हो सकती है, 50 मिनट या 1 घंटे की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है कौन सा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो सॉल्यूशन है, नाम सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि विलियन चैप्टर जो है आपका विलियन। विलियन देखिए, विलियन का आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं वन शॉट में। कितने में, वन शॉट में। आज ये जो आज ये वन शॉट में आपका जो एक चैप्टर है, एक चैप्टर पूरा ही समाप्त हो जाएगा पूरा। उसमें न्यूमेरिकल्स भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ उसमें हेडिंग है। जैसे जैसे हेडिंग है वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स है, हेडिंग के बाद न्यूमेरिकल्स, हेडिंग के बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक ना। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और एक चैप्टर का पूरा वन शॉट देख कर जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आ गया आपको लेकर के स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नोट्स के लिए ही लाया हूँ और नोट्स ही समझाऊंगा, ठीक ना। पूरा एक शॉर्ट में पूरा एक वीडियो आपका, एक लेसन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए कर एनसीईआरटी कक्षा 12 क्लास रसायन विज्ञान, ठीक ना। रसायन शास्त्र अध्याय 1 है, ठीक ना। ये क्या है, अध्याय 1 है। ये पहले का नोट्स है इसलिए 2 यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर अध्याय 1 है। तो देखिए नोट्स है आपका है, ठीक ना, हाथ से लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री 12th है, विलियन सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक ना, चैप्टर नंबर 1 है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, ठीक है। रिविजन का मतलब पूरा नोट्स एक ही शॉर्ट में, एक ही वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है हमारा, मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है, यानी कि मिश्रण तैयार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक ना। तो मिश्रण के प्रकार देखिए, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा देखा ना जा सके, ठीक ना, यहाँ पर रहेगा न, ठीक ना, यहाँ पर रहेगा क्या, न रहेगा यहाँ पर। तो देखा न जा सके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो ये हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। जैसे कोई ऐसा पदार्थ जब मिलाते हैं तो पानी में दिखे, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। जो नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। जैसे जल में चीनी मिलाते हैं आप लोग तो क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका समांगी मिश्रण। और जल में मिट्टी जब मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरा दिखता है मिट्टी, ठीक है, तो ये हो जाता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये आपका क्या था, बेसिक है, ये सब बेसिक है, ठीक है, ये आने वाला नहीं है। अब देखिए ये विलियन विलियन भी आपका नहीं आता है, ठीक ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण बनते हैं, कौन से मिश्रण, समांगी मिश्रण। जैसे चीनी जल क्या है, एक समांगी मिश्रण, तो ये क्या है, एक विलियन कहलाएगा, ठीक ना। विलियन देखिए दो चीज़ों से मिलकर, दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, विलेय और विलायक। तो विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, या विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए विलियन की प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। जो विलियन की प्रावस्था का मान होता है 1 होता है। विलियन के भाग देखिए, विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है, या जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है, ठीक ना। जो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा बेटा कम होती है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और किसी भी विलयन में 1 से अधिक विलेय हो सकते हैं। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी हो सकती है, 1 से अधिक हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए जब नींबू का रस बनाया जाता है, ठीक ना, नींबू पानी जब बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है। पहला तो आपका विलायक होता है पानी, क्या होता है, पानी आपका विलायक होता है। उसके बाद देखिए जो इसमें मिलाया जाता है, नींबू मिलाया जाता है, कौन सा, नींबू मिलाया जाता है। फिर इसमें नमक मिलाया जाता है, NaCl मिलाया जाता है, ठीक ना, नमक मिलाया जाता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, चीनी मिलाई जाती है। तो इसमें कितने विलेय हो गए, तो ये आपका जो ये नींबू है और नमक है और जो चीनी है ये सब आपका विलेय हो गया, और पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, विलायक क्या होता है। तो विलायक देखिए, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में विलायक सदैव 1 होता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को
दर्शाता है, यानी कि जो विलेन होता है वो विलाय की अवस्था को दर्शाएगा, ठीक ना। नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपका नोट्स ही है एक प्रकार से, मैं नोट्स को दिखा रहा हूँ खाली, ठीक ना। विलेनों के प्रकार देखिए, विलेनों के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो तनु और सांद्र विलयन हुआ विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसको हम तनु विलयन कहेंगे। जिसमें जो हल्का विलयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन कहेंगे। और जिसमें ज़्यादा मतलब जो गाढ़ा विलयन होगा वो आपका सांद्र विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्रता का मतलब जो गाढ़ा होता है उसको हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे। और देखिए यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन आ गया। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। अधिकतम संभव मात्रा घुली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक ना। अति संतृप्त, अब देखिए एक है अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक ना। अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार देखिए 9 प्रकार का विलयन होता है। कितने प्रकार का, 9। कौन कौन से, एक गैस का विलयन है, द्रव गैस है, देखिए गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन, ठोस गैस का विलयन, गैस द्रव का विलयन, द्रव का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, गैस में O2 और N2 का है, और N2 में क्लोरोफार्म है। अब देखिए नाइट्रोजन और क्लोरोफार्म का विलयन जो है द्रव और गैस का विलयन, ठीक ना। नाइट्रोजन और कपूर का जो विलयन है ये आपका ठोस गैस का विलयन है। पानी में ऑक्सीजन का जो विलयन ये गैस में द्रव का विलयन है। एल्कोहल और जल का जो विलयन है द्रव का विलयन है। चीनी और पानी का जो विलयन ये ठोस और द्रव का विलयन। उसके नीचे आइए, देखिए 3 और बचा है, गैस और ठोस का विलयन। ये गैस और ठोस का विलयन जो है ये ठोसी विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, ठीक ना, ये क्या है, गैस में ठोस का विलयन है। अब देखिए द्रव ठोस का विलयन, जो द्रव ठोस है ये आपका अमलगम है, और अमलगम में क्या होता है, Na और Hg होता है। तो Hg क्या आपका द्रव होता है और Na क्या होता है आपका सॉलिड होता है, ठीक ना। उसके बाद ठोस का विलयन, ठोस का विलयन जैसे सोना और कापर हो गया, ये आपका ठोस का विलयन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आई ये बात। विलयन की सांद्रता देख लेते हैं क्या होती है। विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा जितनी घुली होती है उसी मात्रा को हम लोग विलय की सांद्रता बोलते हैं। अब देखिए विलयन की सांद्रता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए विलय की मात्रा बटे विलयन या फिर विलायक की मात्रा, ठीक ना। विलयन की मात्रा या फिर विलायक की मात्रा ये क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियाँ हैं। प्रमुख विधियाँ क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता है, W/W प्रतिशत कहते हैं इसे। अब देखिए इसको हम लोग क्या, ये देखिए वीडियो बहुत ही मतलब आधी घंटा से ऊपर की हो सकती है, 1 घंटा की भी हो सकती है, 1 घंटा से कम की तो होगी नहीं मुझे पता है, क्योंकि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग ला रहे हैं, तो ये 1 घंटा से कम की वीडियो नहीं होगी, ठीक ना। तो धैर्य बनाकर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसका बहुत ही अच्छा नोट्स है, कई किताबों का सम्मेलन इसमें है, 2-3 किताबें NCERT प्लस कुमार मित्तल की भी है, नूतन जो प्रकाशन है उनकी भी है, और NCERT की भी है, ठीक ना। और ऊपर से एक नोट्स की भी इसमें है, ठीक है। तो कई किताबों का इसमें मिश्रण है, ठीक है। तो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसमें जो हेडिंग आपको मिलेगी बहुत सटीक हेडिंग मिलेगी, यानी कि छोटी छोटी हेडिंग और ठोस रहेगी, ठीक ना। जैसे विलय का द्रव्यमान और ये बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, यानी कि 100 से क्या कर दिया जाए यहाँ पर गुणा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका छोटा मान दिया रहेगा छोटा W का मान है, बड़ा मान जो है बड़ा W का मान है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे स्मॉल W बराबर कितना है, 440 ग्राम है, और देखिए जो कैपिटल W का मान है, ये विलियन का पूरा जब मान निकालेंगे तो 400 प्लस जो पूरा रहेगा उसको
पूरा बिलियन लेंगे, यानी कि 400 और 40 ml, ठीक ना। तो जो 400 और 40 तो कितना हो जाएगा, 440 ग्राम हो जाएगा पूरा बिलियन। अब विलायक कहेगा तो विलायक की मात्रा आपका 400 है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे में 100। और यहाँ पर देखिए मान रख दिए हम लोग, मान रखेंगे तो इसको 10 से 10 काटेंगे, यहाँ से 10 कटेगा और ये वाला जीरो नहीं, ठीक है, ये वाला जीरो हम लोग नहीं काटेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो ये हो जाएगा 100 और ये इतना आ जाएगा, ठीक ना, 100 रहेगा। उसी तरह जब 11 से भाग देंगे 100 में तो ये 9.09 आ जाएगा परसेंट में, ठीक ना, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आयतन प्रतिशतता W/V परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ठीक ना, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं या फिर आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए विलेय का आयतन ml में बटे में विलियन का आयतन ml में गुणे 100, कितना गुणे 100 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकालना है मान, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विलेय का आयतन जो है 15 ml है, विलायक का आयतन कितना है 300 ml है, विलियन का आयतन विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, फार्मूला बन गया। और देखिए यहाँ पर 15 और 300 कितना हो जाएगा, 300 आपका 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 315 आ गया। अब देखिए हम लोग इस मान को कहाँ रखेंगे, देखिए विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कितना है आपका 315, विलेय का आयतन 15 दिया है, गुणे 100 करेंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.76%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता क्या होता है, देखिए ये देखिए W/V से W/V प्रतिशतता इसे कहते हैं, ठीक है, वेट और वॉल्यूम प्रतिशतता। किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका विलेय का जो ग्राम में है, ये पहले ऊपर वाला ml में देखिए जो आयतन है आपका ml में रहता है, और जो ग्राम जो द्रव्यमान वो आपका किस में रहता है, ग्राम में रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फार्मूला आपका बनेगा, ये कुछ नया फार्मूला बनेगा, विलेय का भार ग्राम में रहेगा और विलियन का आयतन जो ml में रहेगा, ये 100 से गुणा परसेंटेज के लिए हुआ है, तो जानते ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक है कि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम है, विलियन का आयतन 250 ml है। उसके बाद देखिए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का आयतन ml में 100 से गुणा कर दिए परसेंटेज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर 20/250 गुणे में 100, ये इतना मान है। अब देखिए इसको हम लोग 0 से 0 काट दिए, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक ना, 0 से 0 कट गया तो 2/25 बटा गुणे में 100, तो 2/25 चौक को 100, ये 4 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8%। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 8% इसका आंसर। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जिसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जिसे कहते हैं, इसको देख लीजिए क्या होता है। किसी विलियन के यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि किसी विलियन के 10 के पावर 6 यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान और गुणे में 10 के पावर 6 यानी कि 10 लाख भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया, इस पर भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9.6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है। O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। O2 की सांद्रता किस में ज्ञात करना, पीपीएम। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दिया है, और जो विलियन का द्रव्यमान 1 kg पर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुण 1 मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर कितना, ये 6 दिया है। अब देखिए फार्मूला पर रख देंगे, ये देखिए रख दिए 1000 नीचे ऊपर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जो ये 10 के पावर -3 इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये भी 10 के पावर 3 हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 3 हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 के पावर 3 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
10⁻6 और 10⁻6 कट जाएगा, बट कितना आपका ये 9.6 ppm आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। पार्ट्स पर बिलियन देखिए पीपीबी, इसे कहते हैं पीपीबी। किसी विलियन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पीपीबी कहलाती है। पीपीबी बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 10⁹ ठीक ना, गुणे 10⁹ होता है, ठीक है। मोलरता आप देखिए आया अभी को, मोलरता आपका आ गया, ठीक है। तो मोलरता देखिए आ गया आपका। यहाँ पर देखिए किसी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, पहले तो ये मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या होता है, विलेय का अणुभार, ठीक ना। विलेय का द्रव्यमान बटे में यानी कि विलेय का ग्राम और विलेय का अणुभार, ठीक। मोलों की संख्या n बराबर क्या ये हो गया आपका। और देखिए मोलरता बराबर फार्मूला बनता है यहाँ पर देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेयन का आयतन लीटर में, ठीक है। उसके बाद देखिए या फिर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या और विलेयन का आयतन mn में जब लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि जब लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, m बराबर n/v ml में, ठीक है। उसके बाद देखिए लीटर में है अभी। अब देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा ये वाला, ठीक है। ये n का मान आपका होता है W/m। W/m क्या होता है, n बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर होता है इतना, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मेन फार्मूला आपका यहाँ पर बना है, m बराबर कैपिटल M बराबर W इंटू 1000 और स्मॉल m इंटू आयतन ml में, ठीक ना। जो आपका अभी है वो किस में है, ml में है। आगे चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कर रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो स्मॉल w का मान आपका दे दिया है 5.85 दिया है, आयतन का मान कितना है 500 ml है। उसके बाद m का जो मान है 58.5 है। 58.5 कहाँ से आया, NaCl का अणुभार निकालेंगे, m का मान निकालेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए m बराबर कितना है, यहाँ पर फार्मूला हम लोग रखेंगे फार्मूला। उसके बाद हम लोग फार्मूले के साथ साथ जो चीज़ें दी गई हैं, जो मान दिया गया वो रखेंगे। और देखिए एक जीरो से 1 दशमलव कटेगा, 2 जीरो से 2 अंक पर दशमलव कटेगा और ये पूरा कट जाएगा, ठीक। तो 1/, कितना आ जाएगा आपका, 1/, कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 का मान कितना होता है, 0.02 होता है। कितना होता है, 0.2 मोल आ जाएगा या मोलर आ जाएगा, ठीक ना। 0.2 मोलर आ गया, काट के समझा दिए, उतार लीजिए इसको। मोललता क्या होता है, देखिए विलायक 1000 ग्राम केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोललता कहा जाता है। तो यहाँ पर मोललता बराबर फार्मूला आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, और यहाँ पर मोललता आपका दिया है इतना, ठीक है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और 1000 से गुणा किया गया है क्योंकि ये केजी में से हम लोग ग्राम में चेंज किया इसे। यहाँ पर मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर फार्मूला यहाँ पर दिया है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे में, पूरे के बटे क्या है, विलायक का द्रव्यमान केजी में है। तो केजी को हम लोग ग्राम में जब चेंज करेंगे तो इसमें भी 1000 से गुणा करना पड़ता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला था। फार्मूले पर देखिए ये सवाल है कि 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक ना। विलयन की मोललता ज्ञात करना है, WA यानी कि ये स्मॉल a है, स्मॉल w यानी कि विलेय का मान कितना, विलेय का मान दिया है 58.5 ग्राम, कैपिटल W का जो विलायक का मान है 500 ग्राम है। आपका NaCl का अणुभार जब निकालेंगे तो 58.5 आएगा, 58.5 आया। इसके बाद देखिए हम लोग इसमें चलते हैं, फार्मूला ये है, फार्मूले पर रखेंगे। तो फार्मूले पर जब रखेंगे इतना, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल प्रति केजी, 2 मोल प्रति केजी, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नार्मलता पर। तो नार्मलता देखिए क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलेय
विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नार्मलता कहा जाता है। उस ताप पर क्या कहते हैं? विलयन की नार्मलता कहा जाता है। ठीक ना। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ये सब। तो नार्मलता का देखिए जो फार्मूला होता है आपका, नार्मलता का फार्मूला आपका ये होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, किसमें? लीटर में। ठीक ना। देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है बटे में विलयन का आयतन लीटर में है। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। लीटर में नहीं, ये देखिए मिलीलीटर में हो गया। मिलीलीटर में क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 1000 से गुणा हो गया। 1000 से गुणा करेंगे तो ml में हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ठीक है। उसके बाद देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, और यहाँ पर देखिए विलयन का आयतन ml में हो गया इंटू 1000। उसके बाद देखिए ये फार्मूला आपका बनेगा, जो विलेय का द्रव्यमान है W से, और तुल्यांकी भार को E से दर्शाते हैं। किससे? E से दर्शाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, या हम लिख सकते हैं N बराबर क्या हो जाएगा? W/E इंटू 1000 बटे आयतन जो है ml में। ठीक है, तो E जो है तुल्यांकी भार जो है अणुभार बटे क्या होता है? संयोजकता होता है। क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता होता है। उसके बाद देखिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन करा कि 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है। विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। हल है, विलयन का आयतन 100 ml, आयतन किसमें? 100 ml दिया है। उसके बाद विलेय का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम है। उसके बाद जो अणुभार निकालेंगे तो 40 आएगा इसका अणुभार। उसके बाद NaOH का तुल्यांकी भार जो है अणुभार बटे संयोजकता होता है, और ये फार्मूला होता है। और देखिए अणुभार कितना? 40, संयोजकता कितनी? 1। संयोजकता कैसे निकालेंगे? NaOH यानी कि Na+1 संयोजकता, और OH जो माइनस होता है इस पर भी 1 संयोजकता। तो इनकी संयोजकता कितनी है? 1-1 है। जिसकी ज़्यादा संयोजकता रहेगी उसी की ली जाएगी। तो यहाँ पर किसी की ज़्यादा नहीं है, बराबर है, तो 1 ही लेंगे। ठीक है, तो 1 संयोजकता हो गया, तो 40/1 यानी कि इसका मान कितना आ गया? 40। यहाँ पर कितना आ गया? 40 आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग मान को रख देंगे इसी फार्मूले पर। इस फार्मूले पर हम लोग मान को रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 8/40 गुणे में 1000/100। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 1 0 यहाँ पर है। तो 8 2 से 8 को काट दीजिए, 2 दूना 4 दूना के 8, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज को हम लोग देखते हैं। मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज क्या है? कह रहा है कि एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए एक घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित कितने? कुल मोलों की संख्या। ठीक है। उसके बाद देखिए यदि किसी विलयन में विलेय के मोल N तथा विलायक के मोल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा आपका n बटे n प्लस N। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो n बराबर n है ये छोटे मान है, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और N जो है ये विलायक का है। ठीक ना। तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब लोग आगे चलते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये फार्मूला बनेगा कि W बटे m पूरे के बटे W बटे m प्लस में W बटे M, ये इसका फार्मूला बन गया। और ये वाला जो है ये वाला इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, आगे चलते एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 72 ग्राम H2O और 46 ग्राम C2H5OH के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है तो विलेय जो है W का मान आपका 46 ग्राम दिया है, यहाँ पर देख लीजिए 46 ग्राम, और विलायक जो W का मान आपका 72, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा मान जो रहेगा वो बड़े W का मान रहेगा। ठीक है, और जो छोटा रहेगा वो छोटे W का मान रहेगा। उसके बाद देखिए C2H5OH का अणुभार जब हम लोग निकालेंगे तो पूरे को जोड़ देंगे तो m बराबर आपका 46 आ जाएगा। C2H5OH का मान कितना आ गया? अणुभार कितना आ गया? 46 आ गया। H2O का अणुभार आपको पता है 18 होता है। उसके बाद देखिए C2H5 के मोल प्रभाज जब हम इसके निकालेंगे तो ये देखिए
इसका सूत्र होता है यन बटे में स्मॉल यन प्लस में कैपिटल यन। तो यहाँ पर डब्लू डब्लू जगह डब्लू रख देंगे यम, स्मॉल डब्लू स्मॉल यम और स्मॉल डब्लू स्मॉल प्लस कैपिटल डब्लू कैपिटल यम। तो यहाँ पर देखिए मान भी रख देंगे 46 72 और 72 18। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका देखिए आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, जो 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। H2O के मोल प्रभाज को निकालेंगे तो कैपिटल डब्लू वाला मान रखेंगे, कैपिटल डब्लू का मान रखें तो इतना आया। और आंसर देखिए इसका जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे, आप लोग बुक पर भी लिख करके हल कर सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 4/5। 4/5 को भाग करेंगे तो 0.8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों का आंसर आ जाएगा 0.8। उसके बाद विलेन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध बताना है। तो विलेन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या है, देखिए मोलरता गुणे विलेय का अणु भार बराबर में नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं मोलरता बटे नॉर्मलता, मोलरता बटे नॉर्मलता बराबर में तुल्यांकी भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार, ये विलेय का अणु भार इधर चला आया है और ये जो आपका नॉर्मलता है इधर चली आई है। ठीक है, नीचे आ गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नॉर्मलता बराबर अगर हम लोग लिखेंगे कि नॉर्मलता बराबर क्या होगा, ओ आर करके, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता क्षारीयता ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध है। तो मोललता और मोल प्रभाज में संबंध क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000, विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणु भार, ये हो जाएगा आपका मोललता और मोल प्रभाज में अंतर। विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता देखिए किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। गैसों के द्रवों में विलेयता, देखिए गैसों की द्रव में विलेयता कैसे होती है, भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैसें जैसे CO2 HCl इत्यादि जल में घुलनशील होती हैं। उसके बाद देखिए गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य ताप दाब व किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुलित गैसों का आयतन अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। उसके बाद उदाहरण गैस है और यहाँ पर अवशोषण गुणांक है। यहाँ पर अवशोषण गुणांक देखिए ये है और ये गैस है आपका, क्या क्या गैस में दिया गया है, दिया गया है हीलियम गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इसका मान इतना, इसका मान इतना, इसका मान इतना, इतना इतना मान दिया है उसका। हेनरी का नियम देखिए क्या कहता है, हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरीज रूल कह सकते हैं या लॉ कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यम बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल पी। ठीक ना, पी क्या आपका प्रेशर है और बराबर में जब लिखेंगे तो के पी हो जाएगा। ठीक है, यम बराबर के पी, के क्या एक समानुपातिक स्थिरांक है। जहाँ देखिए यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा है, उसके बाद पी बराबर साम्यावस्था पर गैस का दाब है, उसके बराबर जो के आपका समानुपाती स्थिरांक है, ये आपका हो गया। यदि विलेयता को विलेय में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी कि चाई गैस के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए P प्रोपोर्शनल टू चाई गैस, और यहाँ पर नीचे दिया है कि P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा KH यानी कि चाई क्या मूल प्रभाज है, जहाँ KH है हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, KH क्या जहाँ हेनरी स्थिरांक है। चाई गैस बराबर P/KH और चाई गैस बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/KH। यदि P स्थिर है तो गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, KH क्या हो जाएगा आपका
गैसीय स्थिरांक हो जाएगा। उसके बाद देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? पहला है कि हेनरी का जो नियम होता है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, यानी कि बहुत धीरे ताप है, बहुत कम ताप है, टेम्परेचर जिसका बहुत ज़्यादा कम हो, उस पर जो आपका हेनरी का नियम होगा ना, वो क्या होगा, उस पर लागू नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है दाब का मान। दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। उसके बाद तीसरा, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। उसके बाद यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया करेगा तभी यह क्या होगा, नियम लागू नहीं होगा। हेनरी के नियम की यहाँ पर देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में देखिए क्या है, सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। उसके बाद देखिए गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ही ली गई वायुमंडलीय गैसों N2O2 आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलेय रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका संपदनों को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बेंट्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का अधिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतारोहियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो जाती है। इसके कारण पर्वतारोही कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, इसका जो अनुप्रयोग था बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव से वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है और वाष्प से द्रव बनना संघनन कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द्रव से अगर वाष्प बनना है तो उसको वाष्पन कहेंगे, अगर वाष्प से दोबारा द्रव बन जा रहा है तो उसको हम लोग संघनन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, देखिए वाष्प दाब में अवनमन का है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका राउल्ट का नियम आ गया। राउल्ट का नियम, किसी दिए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक दाब किसके? मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये देखिए आपका ए है, ये देखिए बी है, दोनों को मिलाएगा तो ए बी बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पी ए द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब है और पी बी जो है द्रव बी का आंशिक दाब है। तो यहाँ पर देखिए पी बी है, यहाँ पर पी ए है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पी ए है, यहाँ पर पी बी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग माना दो द्रव ए व बी से विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव ए का आंशिक दाब पी है व द्रव बी का आंशिक दाब जो है पी बी है। तो राउल्ट के नियम से देखिए क्या होगा, पी ए समानुपाती चाइन ए हो जाएगा। तो पी ए बराबर P0A इंटू चाइन ए और पी बी
समानुपाते चाई बी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, पी बी बराबर पी नॉट पी जीरो बी इंटू चाई बी। किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, ये आपका फार्मूला बना। और देखिए पी एस बराबर पी जीरो ए, पी ए का पी ए और पी बी का मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, पी जीरो ए इंटू एक्स चाई ए प्लस पी जीरो बी इंटू चाई बी, ये आपका आएगा इतना, ठीक है। जहाँ पी एस विलयन का कुल वाष्प दाब है, जहाँ पी एस जो है आपका विलयन का कुल वाष्प दाब है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये क्या होता है देखिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, देखिए पहला हेडिंग है आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन हम लोग उसे कहते हैं वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल से हम लोग एक परिभाषा हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जो विलयन आदर्श के जो विलयन राउल्ट के नियम को पालन करते हैं उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए बेंजीन, टॉलुइन, एथिल ब्रोमाइड, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड आदि, ठीक ना। पहला राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये सब क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। डेल्टा एच यानी कि डेल्टा एच मिक्स जो है बराबर 0 हो, अर्थात दोनों के मिलाने पर ऊष्मा न हो, न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है, नहीं ऊष्मा अवशोषित होती है और नहीं उत्सर्जित होती, नहीं निकलती नहीं लेती है। डेल्टा वी मिश्रण में देखिए क्या होता है, इसके बराबर 0 हो, अर्थात दोनों को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ता है और न ही आयतन घटता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए अनादर्श विलयन में क्या होता है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। डेल्टा एच मिश्रण बराबर नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऐसे करके नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया, ठीक ना। अगर इक्वल टू 0 रहता तो पालन करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण हो सकता है ये कटा हो आपके सिलेबस में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए इनका क्वथनांक दोनों घटकों द्रवों से अधिक होता है। यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण या विलयन से बनता है। इनका क्वथनांक जो न्यूनतम वाले होते हैं, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से कम होता है। यह धनात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण या विलयन से बनता है, ठीक है। ये हो गया। अगला अणुसंख्य गुणधर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक ना। वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाते अणुओं की संख्या हो सकती है, ठीक है। विलयन के कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ पर है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये सब क्या होते हैं, आपका अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पहली हेडिंग है इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है पहली हेडिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि यहाँ पर देखिए, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो और विलयन का वाष्प दाब PS हो,
वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS हो जाएगा। उसके बाद वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम लोग जब निकालेंगे तो इस तरीके से कुछ फार्मूला बनेगा, P0 माइनस PS अपान P0, ये फार्मूला बनता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का। उसके बाद देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार जब हम लोग इसको करेंगे तो वाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय में विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज्य के, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चाई विलेय होता है, चाई एन स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन होता है विलेय का मोल प्रभाज्य। और ये जहाँ एन विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन जो है विलायक के मोलों की संख्या है, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला बनता है, इसके बराबर हो जाता है ये P0 P0 माइनस PS अपान P0 बराबर एन स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन बटे में प्लस स्मॉल एन, ठीक ना। अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए जब हम इसका मान निकालते हैं तो जो स्मॉल एन, जो कैपिटल एन का मान होता है बहुत ज़्यादा होता है स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन जो होता है लुप्त हो जाता है। तो एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल एन ही रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एन बटे कैपिटल एन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मॉल एन बराबर डब्लू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम और कैपिटल एन बराबर डब्लू कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, यही ना लिखा जाता है विलायक का अणु द्रव्यमान और विलायक का अणु भार, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं P0 माइनस, ये फार्मूला आपका बन जाता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम पूरे के बटे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, ये आपका फार्मूला बनता है। मेन फार्मूला यही है वाष्प दाब का अवनमन का। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे NTP पर जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। जैसे NTP पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री होता है। अब इसमें कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। विलायक के क्वथनांक में क्या कहा जाता है, उन्नयन कहा जाता है, ठीक है। उन्नयन कहा जाता है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। विलायक के क्वथनांक में उन्नयन प्रोपोर्शनल मोललता किसके समानुपाती होता है, ये मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TB से दर्शाते हैं विलायक के क्वथनांक को, जो क्वथनांक होता है उसको किससे हम दर्शाते हैं, डेल्टा TB से। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा, जहाँ यम एक मोललता है, ठीक है। तो डेल्टा TB बराबर जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, इसका चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बराबर KB हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, KB हो गया, जहाँ KB मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। उसके बाद देखिए डेल्टा TB बराबर आपका KB इंटू डब्लू, KB इंटू डब्लू और कैपिटल W इंटू M इंटू 1000, ये सब कहाँ से आया है, ये सब मान जो है आपका मोललता M बराबर रखा गया है, ठीक है। M बराबर ये रखा गया है मान, तो वहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन फार्मूला आपका बन जाता है 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल W बटे में जो है आपका कैपिटल W स्मॉल M, जहाँ स्मॉल W जो है विलेय की मात्रा है ग्राम में, विलायक का मात्रा है ग्राम में, और M जो विलेय का अणु भार है, ठीक है, विलेय का अणु भार है। क्वथनांक में उन्नयन TB विलेय का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो जगह डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB जीरो, ये आपका आता है जब दो मान दिए रहते हैं तब उसको घटाने के लिए आता है, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, देखिए विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। विलायक में 100 ग्राम लेने पर इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। विलायक में 100 ग्राम लेने पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, KF जिसे कहते हैं।
किसी विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में कितने 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, जो कमी आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। परासरण दाब देखिए क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं? देखिए किसी शुद्ध विलायक में विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। जिसे विलयन पर क्या करने पर आरोपित करने पर परासरण क्रिया रुक जाती है, उसे भी कहा जाता है। परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। पी या किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पाई प्रोपोर्शनल सांद्रता होता है, ये समीकरण 1 हो गया। पाई प्रोपोर्शनल टी भी होता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी हो जाएगा। पाई बराबर आपका सी आर टी हो जाएगा। सी आर टी क्यों? और आपका प्रोपोर्शनल सिद्धांत क्या है? स्थिरांक है। उसके बाद देखिए आपका सांद्रता सी बराबर क्या होता है? एन अपान वी, मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। ठीक है, तो पाई बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका पाई बराबर हो जाएगा एन अपान वी इंटू आर टी, या फिर पी वी इक्वल टू हम लोग एन आर टी लिखते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस पर भी सवाल लगता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पी या पाई जो है परासरण दाब है, वी जो है आपका आयतन है, टी टेम्परेचर ताप है, आर जो विलयन स्थिरांक है, सी जो है सांद्रता है, कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं। ठीक ना? हटे उठे बैठ गई यार, 1 घंटा की वीडियो है तो लगातार पकड़ 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 बोल रहे हैं। तुम लोग लाइक वाइक भी नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को अगर देख रहे हो तो। ठीक है, देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग। समपराश्रयी विलयन वे विलयन जिनके पराश्रय दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपराश्रयी विलयन का अल्प पराश्रयी व अति पराश्रयी विलयन। अब देखिए क्या होता है, पहले तो ये वाला समझ लें। वे विलयन जिनके पराश्रय दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन करते हैं। ये बहुत ईजी है, आता होता नहीं है। अल्प पराश्रयी तथा अति पराश्रयी विलयन, दो विलयन में जिस विलयन का पराश्रय दाब कम होता है अल्प पराश्रयी, और जिनका दाब अधिक होता है उसे अति पराश्रयी विलयन कहते हैं। ठीक है, ये एकदम इजी था कि वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ कारक या वांट हाफ गुणांक क्या होता है, इसको देखिए समझिए। देखिए किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। वांट हाफ गुणांक यानी कि आई बराबर होता है संगुणन या वियोजन के बाद कण या संगुणन वियोजन के पहले का कण। ठीक ना? वांट हाफ गुणांक बराबर होता है किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। ये बटे में रहता है। ठीक है, ये बटे में रहता है। उसके बाद देखिए P0 माइनस पी एस अपन P0 बराबर आई, ये किसके? आई एक्स, मतलब एक्स नहीं है, चाई है, चाई। और पाई बराबर इतना आपका आई सी आर टी, पाई बराबर आई सी आर टी, एन को हटा करके सी आर टी। उसके बाद देखिए डेल्टा टी वी बराबर इतना, दूसरा है। चौथा है इसमें डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम हो गया। अब देखिए ये अणुसंख्य गुणधर्म आपका पूरा समाप्त हो गया। ये पूरा लेसन ही आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आप इस रसायन शास्त्र अध्याय 2 विलियन नोट्स का उपयोग रिवीजन करने के लिए कर सकते हैं एवं खुद का नोट्स बनाने की परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। आप लोग PDF ले लीजिए और इससे मुक्ति पाइए। ठीक है बच्चों, इससे क्या करें? मुक्ति पाइए। आप लोग धीरे धीरे सबका स्क्रीनशॉट ले करके क्या करेंगे, सबका, या फिर वीडियो से बना लीजिए आपका अपना नोट, या फिर आप लोग किससे बना लीजिए, आप मैं जो PDF दूंगा उससे आप लोग बना लीजिए। ठीक है, जो PDF दूंगा उससे आप लोग अपना नोट बना लीजिए, नहीं तो आप लोग बिलियन, ये जो पूरा बिलियन चैप्टर था आपका पूरा समाप्त हुआ। और बहुत ही मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको देखिए जो मैं नंबर ये वाला दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना है 7460012763। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना है आपको। व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके क्या करना है आपको, वीडियो को, PDF ले लेना है। ठीक ना? PDF ले लेना है आपको, इसका नोट्स का PDF ले लेना है।
इसका नोट्स का जो PDF आपको 100 रुपये में पूरे लेसन की PDF मिल जाएगी। 100 रुपये में पूरे लेसन की PDF, पूरे लेसन की PDF 1 से लेकर 11 तक पूरा लेसन जो है 100 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 100 रुपये में आपको जो अनसॉल्व सेट हल कराए उसका भी PDF मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।